नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग इंजीनियरिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम सीमेंट प्लांट के बिल्कुल दिल यानी उसके पायरो प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर गोता लगाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक विशाल भट्टे या किल्न के अंदर लाखों टन कच्चे माल को जबरदस्त तापमान पर क्लिंकर में कैसे बदला जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर थर्मल इंजीनियरिंग है। आज एक सीमेंट टेक्नोलॉजी इंजीनियर के नज़रिए से हम इस पूरी जटिल कार्यप्रणाली को डिकोड करेंगे। हम खास तौर पर प्री कैल्सिनर्स, डैम्पर्स और किल्न ओरिफिसेस पर फोकस करेंगे। हम टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से जुड़े रहें, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को हम इतने आसान और लॉजिकल तरीके से समझेंगे कि आपके सारे बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए आज के हमारे मुख्य टॉपिक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एएस और एडी सिस्टम्स के बीच के अंतर से। फिर हम अलग अलग प्री कैल्सिनेटर अरेंजमेंट्स को देखेंगे। उसके बाद गैस फ्लो कंट्रोल डिवाइसेस, ड्राफ्ट और किल्न ओरिफिस को समझेंगे। और अंत में हम ओरिफिस की साइजिंग कैलकुलेशन और ऑप्टिमम ऑपरेशन डिज़ाइन पर बात करेंगे। ये 6 पिलर्स आपको पायरो प्रोसेसिंग का मास्टर बना देंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कंबशन एयर यानी दहन के लिए जरूरी हवा का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये समझना बहुत क्रूशल है। यहाँ ऊपर एटी सिस्टम है और नीचे एएस सिस्टम। ऐतिहासिक रूप से एटी यानी एयर थ्रू सिस्टम इस्तेमाल होता था। इसमें दहन के लिए जरूरी पूरी की पूरी हवा किल्न के अंदर से ही एक्सेस एयर के रूप में खींची जाती थी। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? चूंकि सारी हवा किल्न से आ रही है, प्री कैल्सिनर को पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती थी, जिससे हम प्री कैल्सिनर में केवल 35% तक ही फ्यूल डाल सकते थे। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। लेकिन फिर इंजीनियरिंग इवोल्यूशन हुआ और आया एएस यानी एयर सेपरेट सिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं कि एक अलग से टर्शरी एयर डक्ट दी गई है, जो किल्न के बिल्कुल समानांतर पैरेलल चलती है। ये डक्ट चालाकी से किल्न हुड या कूलर रूफ से सीधे ताज़ा गर्म हवा खींच लेती है। इसका नतीजा, किल्न के अंदर का एयर फ्लो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। इस टेबल के डेटा पर जरा गौर कीजिए। ये आपको बताएगा कि इंडस्ट्री ने एएस सिस्टम को क्यों अपनाया। जैसा कि हमने डिस्कस किया, एएस सिस्टम प्री कैल्सिनेटर में 65% तक फ्यूल बर्न करने की कैपेसिटी देता है। एटी सिस्टम के 35% के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा जंप है। प्रोडक्शन के लिहाज से ये एक गेम चेंजर है, लेकिन एज ए इंजीनियर आपको ट्रेड ऑफ्स भी पता होने चाहिए। एएस सिस्टम के इस्तेमाल का मतलब है कि आप पुराने प्लानिटरी कूलर्स का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें एक डेडिकेटेड एक्सट्रैक्शन पॉइंट चाहिए होता है। इसलिए एएस केवल ग्रेट या रोटरी कूलर्स के साथ ही काम करता है। और अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, 10% बाईपास पर हीट लॉस को देखिए। एएस सिस्टम में ये केवल 40% है, जबकि एटी सिस्टम में ये 90% तक पहुंच जाता था। यही वजह है कि आज के आधुनिक सीमेंट प्लांट्स पूरी तरह से एएस सिस्टम्स पर रिलाई करते हैं। हवा के फ्लो को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं प्लांट के आर्किटेक्चर में प्री कैल्सिनर की फिजिकल पोजीशनिंग की। गैस फ्लो के डायनामिक्स को समझने के लिए इन 3 डिजाइन्स को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। बाईं तरफ देखिए, ये इनलाइन कैल्सिनर है। नाम से ही पता चल रहा है, ये सीधे किल्न एग्जॉस्ट गैस फ्लो के रास्ते में स्थापित होता है। इसका मतलब है कि यहाँ जो कंबस्चन हो रहा है वो किल्न गैस और ताज़ा हवा के मिश्रण यानी मिक्स में हो रहा है। अब बीच वाले को देखिए, ये ऑफलाइन कैल्सिनर है। यहाँ कहानी अलग है। यहाँ कंबस्चन पूरी तरह से शुद्ध टर्शरी एयर, प्योर टर्शरी एयर में होता है। किल्न गैस के साथ कोई मिक्सिंग नहीं। और दाईं तरफ है सेपरेट लाइन। ये मूल रूप से एक ऑफलाइन कैल्सिनर ही है, लेकिन इसका स्केल बड़ा है क्योंकि इसमें एक बिल्कुल अलग प्री हीटर स्ट्रिंग होती है। अब सवाल ये है कि कौन सा डिजाइन बेस्ट है। इंजीनियरिंग में परफेक्ट कुछ नहीं होता। हमें अलग अलग फैक्टर्स को बैलेंस करना होता है। इनलाइन सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कम NOx गैस उत्पन्न करता है। पर्यावरण के लिहाज से ये बेहतरीन है। लेकिन कमजोर बिंदु क्या है? चूंकि यहाँ हवा और किल्न गैस मिक्स हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे कभी-कभी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है। दूसरी ओर ऑफलाइन और सेपरेट लाइन में शुद्ध हवा मिलने के कारण कंबशन बहुत शानदार होता है। लेकिन शुद्ध हवा के कारण पीक टेम्परेचर बढ़ जाता है, और हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर मतलब हाई NOx एमिशन।
एक प्लांट डिजाइनर के तौर पर आपको इन्हीं पैरामीटर्स के बीच एक ऑप्टिमम बैलेंस ढूंढना होता है। तीसरे सेक्शन पे चलते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स तो देख लिए, लेकिन इन विशाल गैस वॉल्यूम्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है? आइए गैस फ्लो कंट्रोल उपकरणों को समझते हैं। किसी भी सिस्टम को सही ढंग से चलाने के लिए कंट्रोल बहुत जरूरी है। इस डायग्राम में हम गैस फ्लो को कंट्रोल करने के दो मुख्य तरीके देख सकते हैं। टर्शरी एयर और सेकेंडरी एयर के सही अनुपात यानी रेशियो को बनाए रखने के लिए हमें इन दोनों में से कम एक गैस पाथ में कंट्रोल डिवाइस लगानी ही पड़ती है। या तो हम टर्शरी एयर डक्ट में एक डैम्पर लगा दें, जैसा कि आप दाईं तरफ देख सकते हैं, या फिर हम किल्न राइजर में एक ऑरिफिस इंस्टॉल कर दें, जैसा बाईं तरफ दिखाया गया है। दोनों का ही अल्टीमेट गोल गैस फ्लो को निर्देशित करना और कंट्रोल करना है। चलिए पहले डैम्पर को टेक्निकली डिफाइन करते हैं। डैम्पर एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसे डक्ट्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इसका काम है अंदर से गुजरने वाली बेहद गर्म गैसों के फ्लो को रेगुलेट करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के पाइप में वाल्व काम करता है। वैसे एक मज़ेदार बात बताऊं, इंडस्ट्री में अगर आप काम करेंगे तो आप सुनेंगे कि लोग अक्सर इसे बोलचाल की भाषा में डंपर कह देते हैं, लेकिन एक इंजीनियर के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि सही टेक्निकल टर्म डैम्पर ही है। इसे आमतौर पर प्री हीटर एग्जॉस्ट या आईडी फैन इनलेट के पास लगाया जाता है। डैम्पर असल में करता क्या है? इसका सबसे क्रिटिकल काम है पूरे सिस्टम में आवश्यक नेगेटिव किल्न ड्राफ्ट को बनाए रखना। इसके बिना आपका प्लांट काम ही नहीं कर सकता। ये गैस की वेलोसिटी को कंट्रोल करता है और बाहर की ठंडी अवांछित हवा, जिसे हम फॉल्स एयर करते हैं, उसे सिस्टम में घुसने से रोकता है। जब प्लांट के लोड में बदलाव आता है तब यही डैम्पर ऑपरेशन को स्टेबल रखता है। अब ज़रूरत के हिसाब से डैम्पर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे बटरफ्लाई, लूवर, गिलोटीन, रेडियल वेन और स्लाइड गेट। गैस का वॉल्यूम और प्रेशर तय करता है कि कहाँ कौन सा डैम्पर फिट बैठेगा। सेक्शन 4। अब हम डैम्पर्स से आगे बढ़ते हैं और सिस्टम के अंदर के प्रेशर मैट्रिक्स और किल्न ऑरिफिस पर फोकस करते हैं। किसी भी सीमेंट प्लांट को समझने के लिए आपको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन समझना होगा। इस टेबल में टिपिकल ऑपरेटिंग ड्राफ्ट का डेटा मिलीमीटर वाटर कॉलम MMWC में दिया गया है। इसे ध्यान से देखिए। किल्न हुड पर प्रेशर लगभग 0 के करीब यानी -2 से -2.5 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम गैस के फ्लो की दिशा में आगे बढ़ते हैं, यानी प्री हीटर से होते हुए आईडी फैन इनलेट तक, यह नेगेटिव प्रेशर बहुत तेजी से गिरकर -600 से -900 तक पहुंच जाता है। ये विशाल प्रेशर डिफरेंस ही वो ताकत है, वो वैक्यूम है जो भारी मात्रा में गैसों को भट्टे से बाहर खींचने का काम करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे मुख्य हीरो पर, किल्न ऑरिफिस। डैम्पर एक मूविंग पार्ट था, लेकिन ऑरिफिस हिलता डुलता नहीं है। तकनीकी रूप से किल्न ऑरिफिस एक रिफ्रैक्टरी लाइन्ड रिस्ट्रिक्शन है। यह रोटरी किल्न और सबसे निचले स्टेज के साइक्लोन के ठीक बीच में, यानी किल्न के इनलेट पर बनाया जाता है। इसका काम बहुत सीधा है। यह गैस के फ्लो एरिया को जानबूझकर कम कर देता है, एक बॉटलनेक या चोक पॉइंट बना देता है, ताकि वहां से गुजरने वाली गैस की मूवमेंट और गति को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जा सके। किल्न ऑरिफिस बनाना कोई मजाक नहीं है। ये भट्ठे के सबसे भयंकर गर्म हिस्सों में से एक पर स्थित होता है। इसे एक्सट्रीम हीट से बचाने के लिए हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स और कास्टेबल लाइनिंग से बनाया जाता है, जिसके पीछे एक बहुत मजबूत स्टील शेल सपोर्ट होता है। इसका आकार आमतौर पर गोलाकार या अंडाकार एलिप्टिकल रखा जाता है। इसके फायदे क्या हैं? ये गैस की वेलोसिटी और प्रेशर को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही ये भट्ठे के अंदर फ्लेम की स्थिरता, फ्लेम स्टेबिलिटी को बढ़ाता और हीट एक्सचेंज को काफी एफिशिएंट बना देता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस को परफेक्ट बनाने के लिए ये सब बेहद जरूरी है। चलिए सेक्शन 5 पर चलते हैं, जो यकीनन मेरा फेवरेट पार्ट है, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस। एक ऑरिफिस को सही तरीके से साइज कैसे करें? किसी भी ऑरिफिस को डिजाइन करने का सबसे पहला और मूल नियम, यानी इंडस्ट्री का थंब रूल, ये सिंपल सी इक्वेशन है। DO = 0.65 to 0.80 मल्टीप्लाइड बाय DK। यहाँ DO का मतलब है ऑरिफिस का इफेक्टिव डायामीटर और DK है आपके किल्न का अंदरूनी व्यास, इनसाइड डायामीटर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंजीनियरिंग गाइडलाइंस के अनुसार ऑरिफिस का डायामीटर हमेशा किल्न के डायामीटर का 65 से 80% के बीच ही रखा जाना चाहिए। इससे बाहर गए तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। थियोरी तो ठीक है,
लेकिन इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक 5 मीटर इनसाइड डायमीटर वाले किल्न के लिए ऑरिफिस डिजाइन कर रहे हैं। स्टेप 1, हम रेंज के बीच का एक फैक्टर चुनते हैं, मान लीजिए 0.70। तो ऑरिफिस का डायमीटर DO होगा 0.70 गुणा 5 यानी 3.5 मीटर। स्टेप 2, अब हम इसका एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला सिंपल है, पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। स्टेप 3, इसके बाद हम गैस वेलोसिटी V निकालते हैं। गैस फ्लो रेट Q को कैलकुलेटेड एरिया A से डिवाइड कर दीजिए। स्टेप 4, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। आपको चेक करना है कि आपकी कैलकुलेटेड वेलोसिटी 18 से 30 मीटर प्रति सेकंड यानी ms की टारगेट रेंज में आ रही है या नहीं। अगर ये इस रेंज से बाहर है तो वापस जाइए और अपने डिज़ाइन को फिर से एडजस्ट कीजिए। वेलोसिटी तो हमने सेट कर ली, लेकिन प्रेशर ड्रॉप टू इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। ऑरिफिस के पार कितना प्रेशर गिर रहा है ये इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, डेल्टा P इज इक्वल्स टू K इंटू रो V स्क्वायर बाई 2। यहाँ K है लॉस कोएफिशिएंट और रो है उस तापमान पर गैस की डेंसिटी। एक ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन में ऑरिफिस के आर पार टिपिकल प्रेशर लॉस 100 से 300 पास्कल्स यानी लगभग 10 से 30 mmWC के बीच ही होना चाहिए। क्या होगा अगर कैलकुलेशन में चूक हो जाए और इंजीनियर ऑरिफिस को बहुत छोटा डिजाइन कर दें? इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। एक छोटी ओपनिंग का मतलब है सिस्टम में प्रेशर ड्रॉप का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। अब गैसों को खींचने के लिए आपके आईडी फैन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, जिसका सीधा असर होगा बिजली की भयंकर खपत पर। इसके अलावा गैस की वेलोसिटी इतनी तेज हो जाएगी कि वो कच्चे माल के धूल को अपने साथ उड़ा ले जाएगी। ये धूल किल्न इनलेट पर जमने लगेगी, कोटिंग बनाएगी और अंततः आपके पूरे प्लांट का प्रोडक्शन घट जाएगा। चलिए दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अगर ऑरिफिस को बहुत बड़ा टू लार्ज बना दिया जाए तो ये भी उतना ही हानिकारक है। गैस की वेलोसिटी असामान्य रूप से धीमी हो जाएगी, गैस सुस्त हो जाएगी, जिससे हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी एकदम गिर जाएगी। सिस्टम में फॉल्स एयर आसानी से घुसने लगेगी और आपके साइक्लोन की एफिशिएंसी भी खराब हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि किल्न का ड्राफ्ट अस्थिर हो जाएगा और आपको तापमान बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ेगा। इसीलिए ऑरिफिस का साइज बिल्कुल सटीक होना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इष्टतम संचालन ऑप्टिमम ऑपरेशन के लिए डिजाइन। हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक साथ लाते हैं। डैम्पर और किल्न ऑरिफिस दोनों ही गैस फ्लो को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। डैम्पर एक डायनामिक टूल है, प्लांट चल रहा है और आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैन्युअली या ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ये डक्ट्स में होता है और गैस के वॉल्यूम को मैनेज करता है। इसके विपरीत किल्न ऑरिफिस एक फिक्स्ड परमानेंट स्ट्रक्चर है। ये रिफ्रैक्टरी ईंटों की बनी एक ओपनिंग है जिसे प्लांट की डिजाइनिंग के वक्त ही फिक्स कर दिया जाता है। इसका मुख्य फोकस गैस की वेलोसिटी को कंट्रोल करना है। एक सफल प्लांट ऑपरेशन के लिए आपको इन दोनों की ही सही जगह पर जरूरत होती है। तो आज के इस डीप डाइव के बाद मैं आपको एक इंजीनियरिंग चैलेंज के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, प्लांट में आप किस प्रकार का फ्यूल जला रहे हैं, आपके रॉ मील की रासायनिक विशेषताएं क्या हैं और आपके आईडी फैन की गैस खींचने की कुल क्षमता कितनी है। ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स एक साथ मिलकर ऑरिफिस के उस परफेक्ट डायमीटर बैलेंस को कैसे तय करेंगे। असली इंजीनियरिंग इन्हीं सब मूविंग पार्ट्स को सिंथेसाइज करके बेस्ट क्वालिटी का क्लिंकर प्रोड्यूस करने में है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको पायरो प्रोसेसिंग के इस जटिल लेकिन शानदार सिस्टम को समझने में मदद मिली होगी। फिर मिलेंगे एक और टेक्निकल कॉन्सेप्ट के साथ।